आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपल डिफाइन कर लेना है। आप चाहें तो उससे रिलेटेड 2 या 3 एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, ईजीएस्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए मार्क्स गेनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है डिस्क्राइब द रूल्स यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल एंड आयंस गिविंग एग्जांपल। स्टूडेंट्स ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है क्वेश्चंस में आपसे, यानी कि आपको कंपाउंड दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, वही रूल्स जो आपके माइंड में ऑलरेडी हैं आप उन्हीं को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास है, मैं 2-3 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर लेती हूँ, उसकी बेसिस पे आपने बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। क्रोमियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स आपके सामने है कि क्रोमियम में क्लोरीन -3 चार्ज रखेगा। x - 3 = 0 अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको देखेंगे, x विल बी इक्वल टू +3। देन आपके पास है क्रोमियम सल्फेट। अब क्रोमियम सल्फेट है Cr2, इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं बेशक S3O3। अब इसको आप कैलकुलेट करें, इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले तो 2x + 6 3 = 18 +6 चार्ज होगा सल्फर के ऊपर, 6 3 = 18। देन आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 3 2 = 6 माइनस आपके पास आ जाता है, यानी कि आपके पास 3 2 = 6 अगर हम करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें 4 है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 4 3 = यहाँ पे हो गया 12 हो गया। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 = 24 -24 = 0। 2x + 18 = आपके पास आ जाता है +24। देन आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे, 2x = 24 - 18, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2x = 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जहाँ से डिवाइड कर देंगे तो x वुड बी इक्वल टू 3। यानी कि आपने पूरी एक मैथमेटिकल इक्वेशन की इसको तौर पे लेके चलेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाता है CrO3, इसको देख लेते हैं। O3 इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 3 2 = 6 x है, 3 2 = 6 -6 है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा +6 हो जाएगा, +6। इसी तरह Cr2O3 है, उसकी केस में भी आप इसी तरह करेंगे। 2x - 6 = 0, x = 2x = +6, x वुड बी इक्वल टू 3। यानी कि इस तरह से आपने असाइन करने हैं इनको डिफरेंट स्टेट्स। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है, वो भी ऐसा ही है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अंडरलाइन द पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी कि जो अंडरलाइंड आपके पास एलिमेंट है उसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। सिंपल हम अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में जाएंगे। नंबर 1 को देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम है, कैल्शियम का आपके पास जो स्टेट होता है वो +2 होता है, +2 है। इसको आप ओपन करके लिखेंगे सबसे पहले तो CaCl2 2 3 = 6। अब इसकी हम अलजेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे, +2 इसके नीचे आपके पास था अंडरलाइन था तो ये हो गया +2x, x हो गया। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3 2 = 6 -6 2 = 12 = 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 12 को आप इक्वेशन की उस साइड पे ले गए, 12 को ले गए, 2 को ले गए, 2x = 12 - 2 आपके पास हो गया 10, 2 5 = 10, x = 5, ये हो गया। उसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है HNO3। HNO3 को देख लेते हैं, HNO3 H आपके पास हो गया +1, नाइट्रोजन की आपने फाइंड आउट करनी है, प्लस आपके पास x हो गया। देन आपके पास 3 2 = 6 है, -6 = 0, +1 + x, ये आपके पास हो गया। यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे ले गए इक्वेशन की तो ये +6 हो जाएगा, x वुड बी इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 के इक्वल हो गया। क्रोमियम सल्फेट का हमने अभी कैलकुलेट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का भी बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हमने HNO3 का किया। देन स्टूडेंट्स हम KMnO4 का देख लेते हैं। KMnO4 में इस तरह से होगा कि आपने +2 है आपके पास, 2 2 आपके पास ये 4 हो जाता है, यानी कि आपके पास क्या है कि +1 चार्ज हो गया पोटेशियम का, +1 यानी कि +2 + x + 4 2 = 8 यानी कि -8 = 0। देन आपके पास हो गया +2 + x = +8, x वुड बी इक्वल टू
8 माइनस 2 इज इक्वल टू +6, यानी कि यहाँ पे इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स इन्हीं प्रिंसिपल की बेसिस पे आपने मजीद कैलकुलेशंस करनी है, तो आपके जो तमाम क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये मार्क्स गेनिंग होते हैं, तो इनको प्रेफरेंशियली अटैम्प्ट करना चाहिए एग्जाम्स में। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5A देख लेते हैं। डिस्क्राइब द जनरल रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपने जनरल रूल्स बता देने हैं कि किस तरह से आप एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू, यानी कि आपने रूल्स लिख लेने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B के अंदर, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और सब्सिक्वेंटली रिडक्शन कहाँ हो रही है। इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, जिंक और हम जिंक वाली कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। यहाँ पे आपके पास 0 होगा चार्ज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सिंगल नाइट्रिक एसिड से आपके पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स जनरेट हो रहे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमने देखनी है कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो कहाँ रही है। सबसे पहले तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास कि आप जब कैलकुलेट करेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे जब आप नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप नाइट्रेट की फॉर्म में देख रहे हैं नाइट्रोजन को, तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड्स पे क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे लेकिन जब नाइट्रिक एसिड आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 से -2 +2 के अंदर जा रही है, यानी कि हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि इस केस में आपके पास रिडक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इसको आपने लिखना कैसे है, हमने ये एग्जांपल्स में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और बात ऐड करती चलूँ, क्योंकि आपके पास सिंगल नाइट्रिक एसिड से 2 डिफरेंट नाइट्रोजन के कंपाउंड जनरेट होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम यहाँ पे एक और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं जिंक प्लस HNO3 प्लस HNO3। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाता है जिंक NO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई 0 से +2 में गया, यानी कि आपके पास क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, यानी कि -2 लिख देंगे, -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या हुए, गेन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। दैट इज वाई +5 से आपका जो नाइट्रोजन है वो +2 पे चला गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके गेन हो गए। अब आपने किसी ऐसे वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है जो इन दोनों को बैलेंस कर ले। क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जिंक है आपके पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3Zn प्लस आपके पास आ जाएगा HNO3 प्लस HNO3। इट विल, इसको भी आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3ZnNO3 होल ट्वाइस। देन स्टूडेंट्स आपके पास NO आ जाता है और H2O आ जाता है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इक्वेशन को आपने फर्दर बैलेंस कर लेना है। वो कैसे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 2 नाइट्रोजन है और सिंगल नाइट्रोजन यहाँ, यानी कि आपने इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे, ये आपके पास 2 नाइट्रोजन है और ये भी 2 है, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, सही हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने देख लेना है कि फर्दर आपने कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऐड करने हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास हो गया 2, यहाँ पे ऐड कर दिया, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर देंगे 6 से, 3Zn प्लस 8HNO3 आपके पास आ गया 3ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि आपने इधर हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस कर लेना है। हाइड्रोजन आपके पास इक्वेशन की इस साइड पे है, इस साइड पे नहीं है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8HNO3 है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको हम 4H2O में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, 1 और 2 एक जैसे हैं, यानी कि हम उनको एक तरह से सॉल्व करेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि 3 को आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि ब्रोमीन आपके पास सिंगल है और उसकी बेसिस पे क्या हो रहा है कि 2 जगह पे डिफरेंट कंपाउंड्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे जो हमने नाइट्रिक एसिड की केस में की थी, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रही है। ब्रोमीन आपके पास 0 चार्ज के साथ है, +1, यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि आपके पास ब्रोमीन यहाँ पे एट अ टाइम आपके पास रिड्यूस हो रहा है, जबकि स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो कैसे? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं कि NaBr है, NaBrO3। ब्रोमीन का आपके पास यहाँ +1 चार्ज है, इसको हम x ले लेते हैं, 3 2 6 है, -6 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। देन आपके पास +1 है, +x है, इज इक्वल्स टू +6, यानी कि आपके पास x इज इक्वल्स टू +5। यहाँ पे आपके पास जो ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि एट अ टाइम। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि ब्रोमीन एटम की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 टाइम्स, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई हो जाए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। अब यहाँ पे हमने क्या ध्यान में रखना है, हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ब्रोमीन जब इस ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी कि +1e। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, +5, यानी कि इसको आपने +5 इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किया, -5e, यानी कि आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन किसी ऐसे वेरिएबल से करेंगे कि दोनों बैलेंस हो जाएं। 1 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस केस में हमने किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस केस में हमें करना पड़ेगा 5Br प्लस Br प्लस NaOH, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaBr के अंदर। इस केस के अंदर क्या होगा कि आप 5NaBr लिखेंगे, 5NaBr। क्यों? क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है कोफिशिएंट से, ताकि आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, NaBrO3 प्लस H2O। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, नॉर्मल बैलेंसिंग करनी है। वो कैसे करनी है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने इस ब्रोमीन को मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 3Br2 के अंदर, जैसे इक्वेशन के अंदर मेंशन था। अब NaOH है, इसका आप क्या करेंगे? इस केस में आपने जस्ट सोडियम को काउंट कर लेना है। 5 सोडियम है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 6 Na, यहाँ पे आप 6 ऐड कर देंगे। इस साइड पे आपने क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया, 6 NaOH ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमने कितने हाइड्रोजन्स को इक्वेशन की इस साइड पे ऐड करना है। यहाँ कितने? यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 6, यानी कि 3 2 6। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, 3Br2 प्लस 6 NaOH, 5 NaBr प्लस NaBrO3, 3 2 6, 5 और +1 6 प्लस 3H2O। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नंबर 5 जो है पार्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस केस में जब हम देखते हैं तो आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन 4 2 -8 है, सल्फर ऑलरेडी +6 है, यानी कि आपके पास इस केस में आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, +2 चार्ज हो गया। देन स्टूडेंट्स हमने देखना है कि यहाँ पे क्रोमियम पे क्या आपके पास जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं कि आयरन कैसे चेंज हो रहा है। सल्फर यहाँ पे आपके पास है +6। अब सल्फर को आप 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 3 18 प्लस 4 3 12, 4 3 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को -2 से, तो ये -24 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास 2x आ जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं कि फर्दर ये किस तरह से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। 2x इज इक्वल्स टू 24 -18, यानी कि 6 आ जाता है। 2x इज इक्वल्स टू +6, यहाँ पे x जो है उसको आप ट्रीट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +3।
अब x में आपके पास हो गया +3, यानी कि आयरन आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्रोमियम डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। क्रोमियम का हम देख लेते हैं कि क्रोमियम पे क्या है चार्ज, पोटेशियम पे +2 चार्ज है, +2x आपके पास आ जाता है -7 2 14 इज इक्वल टू 0। आपने 14 इक्वेशन की उस साइड पे लेके गए, 12 आया, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू आपके पास ये 6 आ जाता है। यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज है, +6 चार्ज है। यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रोमियम पे आपके पास क्या है 2x, यहाँ पे आपने देखा कि इसके ऊपर चार्ज है 6 3 18, 6 3 18 है, प्लस आपने इसको कैलकुलेट किया -24, 4 3 12 है, 12 2 24 है, इज इक्वल टू 0। वही चीज़ आएगी, यानी कि x के ऊपर आपके पास +3 चार्ज है। यानी कि इस सिचुएशन में आपके पास जो क्रोमियम है वो रिड्यूस हो रहा है, जबकि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने मेंशन करना है और देखना है कि किन किन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हम यहीं देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इस केस में आयरन सल्फेट की केस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, जबकि इस केस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, +3। अब आपने किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है जो इन दोनों को इक्वेट कर दे। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेशन के अंदर ऐड कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 आपके पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसमें आपने अगेन 3 ऐड कर देना, 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस आपके पास इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल क्रोमियम सल्फेट आ जाएगा, SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि आप 3 को 6 से रिप्लेस कर देंगे ताकि आयरन की जो आपके पास क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाए। देखा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमियम भी आपके पास इक्वल है, क्रोमियम भी आपके पास इक्वल हो गए। अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको बैलेंस करना है। नंबर ऑफ पोटेशियम भी आपके पास सेम है, सल्फर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सल्फर की और हाइड्रोजन की वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसको कोफिशिएंट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो आपके पास दोनों जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल हो जाएंगी। अब हम इसको फाइनल वर्जन में लिखते हैं, 6FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 7H2O। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया और हमने उनको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने उनको डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6A को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब द जनरल रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी कि अब आपने वही चीज़ जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर के लिए की थी, अब आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू डिस्कस कर लेनी है।